टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम एक अनदर टॉपिक लेकर आए हैं, केंद्र राज्य संबंध। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, जो कि MPPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं हम। इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होना। अब जैसे स्टेट और सेंटर लेवल है, अब सेंटर में मोदी हैं और स्टेट में सपोज MP, तो MP में कौन है, शिवराज हैं। इनके जो संबंध है अगर अच्छे नहीं होंगे तो क्या काम सही तरीके से कार्यान्वित हो सकेगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इसलिए स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में संबंधों का अच्छा होना, इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावी रूप से अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम इनके बीच के जो संबंध होते हैं उन्हें मेनली 3 टाइप से हम बांट सकते हैं, जिन्हें बोल सकते हैं विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ये संविधान के आर्टिकल्स किस किस में दिए हैं ये देखें। तो देखिए विधायी संबंध जो है, सबसे पहले तो भाग किस में है, तो विधायी संबंध भाग 11 में दिया हुआ है। ठीक है, भाग 11 में है और आर्टिकल 245 से 255 के बीच में ये दिए हैं। तो विधायी संबंध क्या होते हैं ये आपको जानना है। फिर उसके बाद हम प्रशासनिक देख लेते हैं। तो ये भी भाग आपका 11 है और आर्टिकल 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंधों का विवरण दिया हुआ है। वित्तीय देखते हैं तो इसमें भाग 12 आ जाता है और 268 से ये दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम विधायी संबंध समझ लेते हैं। तो विधायी संबंध क्या होता है, सबसे पहले ये देखें। देखिए विधायी मतलब कानून, विधायी का मतलब क्या हो सकता है, कानून, है ना। अब कानून होंगे, नियम होंगे, कायदे होंगे, जैसे कि संविधान में भी दिए गए हैं, तो उसी कानून के हिसाब से सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को काम करना रहता है। ठीक है, तो कानून, तो सबसे पहले देखें केंद्र राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। तो केंद्र चाहे तो राज्य के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये समझ सकते हैं हम कि किसी भी राज्य में वो परिवर्तन कर सकता है। कौन, केंद्र, क्योंकि केंद्र सबसे पावरफुल होता है। किसी भी राज्य के लिए वो कानून बना सकता है ना। और जैसे कि भारत के क्षेत्र, तो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य आ जाएंगे, सारे राज्य आ जाते हैं आपके भारत के क्षेत्र के अंतर्गत। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, प्लस अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र भी आ जाते हैं। तो भारत के क्षेत्र में कानून कौन बना सकता है, संसद, इतनी संसद को पावर है, संसद अर्थात केंद्र। फिर देख लेते हैं विधायी विषयों का बंटवारा। तो जैसे हम जानते हैं कि विधायी विषय, देखिए 3 सूचियाँ बताई गई हैं। ठीक है, जो कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल है आपकी 12 अनुसूचियाँ, जिसमें से जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, और तीसरी कौन सी आपकी, राज्य सूची। तो इन सूचियों में कुछ कुछ विषय दिए गए हैं जिस पे किसका कितना पावर है ये डिसाइड किया गया। तो जैसे जो संघ सूची में जो विषय रखे जाएंगे उसमें केवल सेंटर का हक होगा, सेंटर का अधिकार होगा, केंद्र का अधिकार होगा पूरा। और जो समवर्ती हैं उसमें दोनों के अधिकार होंगे, लेकिन जो राज्य सूची उसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो इस तरीके से राज्य क्षेत्र में विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम राज्य क्षेत्र में क्या दिया हुआ है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य क्षेत्र में क्या है, संसदीय विधान। तो संसदीय विधान का मतलब क्या होता है कि संसद 5 असाधारण स्थितियों में राज्य में कानून बना सकती है। ठीक है, संसद कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें राज्य पे कानून बना सकती है और राज्य मना नहीं कर सकता। सबसे मेन चीज़, अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे राष्ट्रीय हित को लेकर, तो संसद को पावर है कि वो किसी भी राज्य में कानून बना दे। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद मजबूत हो जाता है, केंद्र मजबूत हो जाता है। तीसरा, अगर राज्य स्वयं अनुरोध करते हैं केंद्र से तो भी केंद्र कानून बना सकती है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के समय पे भी केंद्र महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है। राज्य और केंद्र पर नियंत्रण, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि बहुत बार क्या है
विधेयक पारित होते, विधेयक मतलब कोई कानून बनने से पहले वो एक विधेयक के रूप में संसद के दोनों सदनों से पारित होती है, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे जो राज्य स्तर पे है कानून, ठीक है, तो उस टाइम पे राज्यपाल मुख्य भूमिका में रहता है। अगर राज्यपाल चाहे कि कोई विषय में कोई कानून लागू हुआ है और वो चाहे कि राष्ट्रपति के लिए रखा जाए, तो राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण होता है, तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है। कौन? राज्यपाल। तो ऐसा है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होते हैं, कानून बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको जब पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वीटो का अधिकार, राष्ट्रपति उस पर वीटो का अधिकार लगा सकता है, जिसपे अगर उसे लग रहा, वीटो मतलब अपने पास वो विधेयक रोक के रख सकता है, या फिर राज्यपाल को वापस लौटा सकता है। ये बहुत सी कंडीशंस होती हैं। तो इस तरीके से राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं, देखिए, जैसे कि संसद राज्य सूची में विधान बना सकता है, कौन कौन सी कंडीशन से जब ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। जब संसद राज्य सूची में विधान अर्थात कोई कानून बनाने का पावर रखती है, तो संसद अर्थात केंद्र, ठीक है। संसद जहाँ जहाँ पे भी आएगा तो उसका मतलब रहेगा केंद्र। आप समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं, जैसे जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दें, वो प्रस्ताव कैसा हो, राष्ट्र के हित में हो, और उसमें कितना समर्थन मिले, 2/3 समर्थन मिले, तब संसद को अधिकार हो जाता है कि वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे, ठीक है। और तीसरा कब, राज्यों के अनुरोध पर, जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव के माध्यम से संसद से अनुरोध करते हैं, तो ऐसा संसद कर सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर। और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन पर। तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ये मैंने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया था। तो राष्ट्रपति शासन आपका 356 में, ठीक है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अब देख लेते हैं, हमने पूरी विधायी शक्तियाँ देख ली। विधायी शक्ति मतलब कानून। अब जैसे कानून तो बना लिए गए हैं, ठीक है, कानून बन गए, अब उनको लागू भी तो करना पड़ेगा। तो लागू कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। उसे लागू करने के लिए हमारे प्रशासनिक संबंध अच्छे होने चाहिए, तब तो प्रभावी रूप से वो लागू हो पाएगा कोई भी कानून, और उसका रिजल्ट हमें अच्छा पॉजिटिव मिल पाएगा, ठीक है। तो प्रशासनिक, इसलिए प्रशासनिक संबंध के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये भाग 2 में है, आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा मतलब कानून को लागू करना, ठीक है। फिर केंद्र एवं राज्य के दायित्व, राज्य और केंद्र के कुछ दायित्व रहेंगे, ठीक है। अब राज्य और केंद्र के दायित्व कौन कौन से रहेंगे, कि अगर केंद्र कुछ नियम पालन या कुछ कानून बनाता है, तो केंद्र को ये दायित्व है कि वो अगर केंद्र कोई नियम बनाता है, ठीक है, तो राज्य का ये दायित्व है कि वो केंद्र को स्वीकृति प्रदान करें। तो ये दायित्व हो गए। फिर उसके बाद राज्यों के केंद्र के निर्देश, राज्यों को जो है केंद्र के निर्देश मिलते हैं, जैसे किसी किसी क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे कि रेलवे से संबंधित हो गया, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। फिर और क्या हो गया, अल्पसंख्यकों से संबंधित मातृभाषा में सीखने की व्यवस्था पर, और अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित केंद्र जो है राज्यों को निर्देश दे सकता है, इसके लिए राज्य मना नहीं कर सकते हैं। फिर कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, तो इससे क्या आशा है, क्या इससे क्या मतलब हो सकता है, तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब प्रशासन काम करता है साथ में। तो इसमें क्या है कि सहयोग चाहिए रहता है, ठीक है। तो जो पारस्परिक प्रतिनिधित्व मतलब एक दूसरे के प्रति सहयोग चाहिए, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। दोनों को मिलकर काम करना रहता है, और केंद्र की सहमति पर राज्य कार्य करता है। अगर दोनों में आपसी टकराव हो रहे हैं राज्य और केंद्र में, तो केंद्र जो है वो प्रभावी माना जाता है, केंद्र पावरफुल है। फिर देख लेते हैं, केंद्र व राज्यों में आपसी सहयोग होना चाहिए। 263 अनुच्छेद 263 में क्या दिया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब दो राज्यों के बीच भी परिषद बनी है तो उनमें समन्वय हो। ये कौन करता है, केंद्र को ज़्यादा पावर है, ठीक है। फिर देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, IAS, IPS, IFS, ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो कि आर्टिकल 312 में दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा आयोग, जो कि आर्टिकल 315 में दिया गया है। ये सारे क्या हैं, समन्वय स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। और एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था मतलब
हाई कोर्ट है हर स्टेट में, हाई कोर्ट है, और फिर सर्वोच्च अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक बनाया गया है, केवल एक। ये हाई कोर्ट सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, इसलिए एकीकृत न्याय व्यवस्था है ना। आपातकालीन अवधि, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। तो इस टाइम पे केंद्र मजबूत हो जाता है। फिर देख लेते हैं हम, ये हमने अभी देखी थी प्रशासन, देख चुके, ठीक है, प्रशासन संबंध। अब देखते हैं हम वित्तीय संबंध, दैट इज लास्ट संबंध। वित्तीय रिलेशनशिप कैसी रहती है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये दिया गया है भाग 12 में, जो कि 268 आर्टिकल में दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए अभी तक आपने विधायी शक्ति देख ली, विधायी मतलब कानून देख लिया अभी तक आपने, ठीक है। विधायी देख ली मतलब कानून, विधायी देखिए मतलब कानून, ठीक है। विधायी मीन्स कानून देखे। अब उसके बाद आपने प्रशासनिक देखे। अब जो आपने कानून बनाए थे उनको लागू भी तो करना है कानून को, इसलिए प्रशासनिक जरूरी है। अब प्रशासनिक लागू तो करेंगे, लेकिन उसके लिए वित्त तो चाहिए, पैसे चाहिए, हमको फंड चाहिए, इसलिए वित्तीय रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। तो अब इसमें क्या क्या आ सकता है, कराधान शक्तियों का बंटवारा करना, ठीक है, कराधान शक्तियों का बंटवारा करना। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, तो ये संसद के पास हैं। राज्य सूची संबंधित शक्तियाँ राज्य के पास है ना। समवर्ती दोनों, संसद और राज्य दोनों के पास, और संघ सूची में जितने विषय हैं वो सारे संसद या केंद्र के पास हैं। कर राजस्व का बंटवारा किस तरीके से होगा ये देखना है ना। केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्य द्वारा संग्रहित व विनियोजित, ये सारी चीज़ें देखनी है, मतलब कर टैक्स संबंधित है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हम क्या दिया है, गैर कर राजस्व का वितरण कैसे होगा ये डिसाइड किया जाए। राज्यों के लिए सहायर्थ अनुदान। अब राज्यों, यदि किसी राज्य में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई किसी भी कारण, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, तो कौन सहायता करेगा, कोई अन्य राज्य तो कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे उम्मीद करी जा सकती है, केंद्र से, ठीक है। तो केंद्र सहायता करेगा कोई भी राज्य की। तो ये विधिक सहायता दे सकता है, विवेकाधीन सहायता दे सकता है। जैसे विधिक सहायता में आपकी हो जाएगा 275 अनुच्छेद के अंतर्गत, और विवेकाधीन मतलब 282 आर्टिकल के तहत, ठीक है। जो विधिक है वो आवश्यकता पर मतलब इमरजेंसी पे दिया जाता है, और जो लोक प्रायोजन के तौर पे विवेक मतलब खुद के मन से, वो कि कोई पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा राज्य है, तो वो अपने मन से अनुदान दे सकता है राज्यों को। कौन से आर्टिकल के तहत, 282 लोक प्रायोजन के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद वित्त आयोग बनाए गए हैं, जो कि आर्टिकल 280 में दिया गया है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है ना। ये डिसाइड करता है कैसे क्या वित्त का बंटवारा किया जाए। फिर राज्यों के हितों का संरक्षण हो, मतलब सभी राज्यों को एक धारा में लाना है। फिर उसके बाद केंद्र व राज्यों द्वारा ऋण, तो कितना क्या ऋण है, क्या सही, सारी चीज़ें मैनेज करना है। सरकारी, फिर अंतर सरकारी उन्मुक्ति, राष्ट्रीय आपातकाल, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो अच्छे राज्य हैं उनका दायित्व बनता है केंद्र की सहायता करना। और पहली बात तो यह है कि केंद्र अपने पास फंड बना के रखता है। फिर वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल तो यही 360 के तहत आ गया, आर्टिकल 307 के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वित्तीय रिलेशनशिप में देखते हैं, वित्तीय संबंध में देखते हैं केंद्र राज्य के बीच। तो ये आपके तीनों टॉपिक कवर हो गए आई थिंक, ये मैंने शॉर्ट में कवर किए हैं आज। तो आप कुछ और बातें भी देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देती है। हमारा भारत बहुत विविध संस्कृति, सभ्यताओं और विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए अनेकता में एकता की अनुमति देता है संविधान। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग क्या है देखें, जरा देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सरकारी आयोग संघीय सर्वोच्चता केंद्र और राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव और टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। मतलब संघीय सर्वोच्चता को इन्होंने उचित ठहराया है सरकारी आयोग ने। कब आया था, 1983 में आया था, ठीक है। फिर आयकर की उगाही एवं एकत्रण के द्वारा और इसकी प्राप्तियों का केंद्र व राज्य के मध्य बंटवारा होना चाहिए। फिर सेवा कर क्या है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है सेवा कर, और संग्रहण कौन करता है, राज्य करता है। बंटवारा दोनों में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, संग्रहण राज्य करता है, और बंटवारा दोनों में होता है। फिर केंद्र सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। सहकारी संघवाद क्या है तो देख लेते हैं। भारतीय राजनीति व शासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये टॉपिक थे आपके, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपका यही था कि केंद्र राज्य संबंध। तो मैंने शॉर्ट में बताया है, आपको कैसा लगा
प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।